जिस तरह से आज देश में या कई राज्यों में एक साथ जो गठ फूट रहे हैं, सांसद यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगी जिस तरह महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में ये सिचुएशन बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिचुएशन जो बनी है इस देश में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकशाही की धज्जियां उड़ रही है और जो संविधान है उसकी पायमल्य हो रही है, इसके लिए अगर किसी को जिम्मेदार रखना है तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को रखना चाहिए। जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि पार्टियां क्यों टूट रही है, क्योंकि उनके ऊपर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जो है वो बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। आज सत्ता के सामने लोग इसलिए लाचार हो रहे हैं क्योंकि वो पैसा मिल रहा है। अब पैसे के बारे में चौकसी तो ईडी सीबीआई को करनी चाहिए ना, जो इतने हम लोग सुन रहे हैं कि इसको ये मिल रहा है, उसको वो मिल रहा है, हम भी आपकी तरह सुन रहे हैं। तो इसका ईडी सीबीआई का काम क्या है? सिर्फ विरोधक पे बात करना। ये जो लोग गए हैं इनके ऊपर जितनी टिप्पणियां हो रही है, जो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, प्राइवेट फ्लाइट में जा रहे हैं, उनके ऊपर चौकसी करना नहीं जिम्मेदारी ईडी की। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस देश में क्या देख रहे हैं कि सरकारी यंत्रणाओं का जबरदस्त जो है वो दबाव लाना, साथ में पैसे का बहुत बड़े पैमाने पे आमिष दिखाना और इस तरह से सत्ता में लोगों को शामिल करना या उसको पार्टी से तोड़ के एक अलग गुट में बनाना, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कुछ अलग है। लोकतंत्र लोगों की सेवा करना है, लोगों का विश्वास। एक पार्टी से आप चुन के आते हो, आपका नेता एक होता है, आपकी विचारधारा एक होती है, आपको जनता ने चुन के दिया, उस जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है। तो इतनी क्या लाचारी आपके सामने, सत्ता के सामने? आप लोगों के विश्वासघाती बन गए, आप जो है वो गद्दार बन गए इस मतलब पूरी लोकशाही के। क्यों बन रहे हैं सब कुछ, क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो मुझे ये जो नई राजनीति चालू हो गई है, हम नई राजनीति जो देख रहे हैं वो गलत और गंदी राजनीति है। और मैं ये बताना चाहती हूँ, ये भविष्य के लिए अच्छी राजनीति नहीं है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं राजनीति 25 साल से, कभी हमने ये सब नहीं देखा था। और जिस तरह से ये राजनीति चल रही है, आने वाले दिनों में देश में जो है संवैधानिक लोकशाही रहेगी क्या? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस देश में संविधान रहेगा क्या और लोकशाही में आत्मा जिंदा रहेगा क्या, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें चल रही है, गलत चल रही है, ऐसा मेरा कहना है। साथ ही शिवसेना की जहाँ तक बात की जाए, जो उनके 6 सांसद गए उसके बाद काफी अग्रेसिव शिवसेना नजर आई है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं आप? संजय राउत की तरफ से भी बड़े अग्रेसिवली ऐसे लैंग्वेज में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ कि किसी के शब्दों को पकड़ा जाता है, किसी की कृति को क्यों नहीं पकड़ा जाता? आपका बड़ा गुनाह है तो आप बड़े हैं तो आपके सब चीजें माफ हो जाएंगी। मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से हरकतें हो रही है, चाहे वो टीएमसी के साथ हुई हो, चाहे वो पहले किसी और पार्टी के साथ हुई हो, चाहे अभी शिवसेना के साथ हुई हो, ये लोकशाही के साथ गद्दारी नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ये जो लोगों के प्रति जिनके पास संवेदनशील देनी चाहिए थी, उस लोगों के प्रति जो है विश्वास हंता नहीं है, उनका पूरा भरोसा खत्म करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में लोग ये सोचेंगे कि हम मतदान करें कि नहीं करें, लोक प्रतिनिधि चुने कि नहीं चुने। तो आप इस देश की राजनीति को गलत दिशा में लेके जा रहे हो, गंदा बनाने का काम कर रहे हो। और सरकारी यंत्रणाओं का काम है निष्पक्षता से काम करना, उसका अस्तित्व अलग है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका इस्तेमाल करके पैसा देके, विरोधी पक्ष का है तो उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, पक्ष में शामिल हो जाओ तुमको पैसा मिलेगा। तो क्या काम कर रही है ईडी? तो ऐसा नहीं होता है। राजनीति जो होती है ना, वो विचारों की होती है, नेता के प्रति समर्पित होती है, जनता के प्रति समर्पित राजनीति होती है। ऐसा नहीं होता है राजनीति हमने यही सीखा, समाज सेवा और राजनीति एक साथ चलती है। ये तो पैसे की राजनीति हो गई, दम की राजनीति हो गई। और आपको क्यों करना है ये सब कुछ? क्योंकि आपको डिलिमिटेशन बिल पास करना है। क्यों आप डरे हैं? तो आप 2029 से डरे हैं, इसलिए घाई में। लेकिन आपको ये स्वीकार करना चाहिए था उस वक्त इतना बड़ा दिल करके कि विरोधी पक्ष ने एक मैंडेट दिया है, जनता की तरफ से एक मैंडेट आया है, एक्सेप्ट करो कि नहीं चाहते डिलिमिटेशन आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको डर है कि 2029 में आप चुन के नहीं आएंगे, और इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि मैं जनता से आह्वान कर रही हूँ बार बार कि जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को घर बिठाइए जो आपको गृहित धर के चलते हैं कि जनता हमारी जो है वो हमारे जो कहेंगे वही होगा। हम जनता किसी की गुलाम नहीं है, हम इस देश के संविधान के तहत वोट करती है और हम जानते हैं कि हमारा जब वक्त आएगा तो हमारा हक कैसे बजाना है। तो मैं चाहती हूँ कि जनता इसी तरह काम ध्यान दे और आने वाले वक्त में दिखाए। और ये गंदी राजनीति जो देश में फैली जा रही है, डराने धमकाने पैसे की, ये बंद करनी होनी चाहिए। काफी विवाद हो रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग हो रही थी, राहुल गांधी भी लगातार उनकी मांग कर रहे थे। अभी परसों यानी 21 जून को एग्जाम है और फिर से वही सिचुएशन होगी कि लोग अपने घरों से दूर एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। क्या कहेंगी, किस तरह देख रही हैं इस री एग्जाम? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 22-25 लाख बच्चों के से भविष्य से आप खेल रहे हो, जिसको हम हमेशा कहते हैं इस देश में कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना सोना। ये नहीं, हमारा जो बच्चे है ये हमारा भविष्य है, ये हमारी राष्ट्र की संपत्ति है, हमारा भवितव्य है, हमारा भविष्य है।
तो इनके प्रति आपकी समर्पितता होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए आप कितनी परीक्षाएं इस वक्त लीक हुई है, और जब नीट की परीक्षा लीक हुई तो उसके लिए किसको जिम्मेदार है? कुछ अधिकारियों की बदली कर दी। अपेक्षा यही थी कि कोई तो एक जिम्मेदार। कितनी बार नीट की परीक्षा में ये घेर फेर हुआ है, लीकेज हुआ है। तो ऐसा है ना कि इनको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। अभी वापस परीक्षा लेंगे, वापस उसमें कुछ हो जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? उनके साथ उनके माता पिता क्या करेंगे? बड़े बड़े ट्यूशन लगा के बच्चे 2-2 साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो नीट की परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा, आप और मेरे बच्चे रहेंगे तो हमें कैसा लगेगा? आप सोचिए बच्चों को कैसा लग रहा होगा, आज उनकी परिस्थिति क्या है। वापस एक बार प्रिपेयर करो, एक मानसिकता बन जाती है बच्चों की कि आज मुझे पेपर में जाना है, आज मुझे तैयारी करके जाना है, फिर आप उनको कह रहे हैं वापस तैयारी करो। तो आप लोगों की इमोशन, अब मुझे तो लगता है कि अभी किसी को तो इस मिनिस्ट्री में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। थोड़ी देर महीने पहले का कि प्राइम मिनिस्टर जी को तो लेनी पड़ेगी, आप तो बड़े, आपको तो कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 90 से ज्यादा परीक्षा आपकी लीक हो जाती है तो भी आप जिम्मेदारी नहीं लेते। 2 एक्सीडेंट हो गए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे का मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि राजनाथ सिंह जी ने सही कहा कि यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। यहाँ पे कोई रिजिग्नेशन नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, दूसरी पार्टी को तोड़ने के लेने का, अपनी राजनीति करने का, डिलिमिट कैसे भी करके चुन के आने का, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मतदार यादी हो, चाहे डिलिमिटेशन करके आने का, यही सिखाया गया है भाजपा में। कई अयोध्या जिसपे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वहाँ पर जो कर आया है या जो जमा खाता हुआ है उसमें 7 से 8 करोड़ की चोरी का आरोप लगा है। कैसे देख रही है, क्या कहेंगे? और मैं तो अपेक्षा करती हूँ कि भगवान के घर में तो चोरी ना हो, पर मैं अपेक्षा ये भी जानती हूँ कि जो गोलवंकर और मैं जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि गोडसे की विचारधारा है, मैं चाहती हूँ कि धर्म की राजनीति और काम की राजनीति अलग हो। धर्म अपनी जगह है, धर्म का काम धर्म के लोग करें, राजनीति का काम राजनीति के लोग करें। दुर्भाग्यवश क्या हो गया है ना, अलग चीजें इस देश में हो रही है। इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। आज मुंबई में आप अगर खड़े हो, आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो आज बारिश नहीं गिरी है, लोगों को पानी की समस्या है। आज हमारे यहाँ पे कितने सारे, बहुत सारी समस्या ऐसी है कि अभी मैं गाँव जाऊंगी तो अभी गिनते गिनते आपका 1 घंटा लग जाएगा। उसके ऊपर हमारी बात नहीं होती। मैं चाहूंगी कि जो चोरी हुई है इसका कम से कम ईडी इसका तो काम करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका तो काम करे। मैं चाहूंगी कि भगवान के साथ बिल्कुल इंसाफ हो जाए, और भगवान जिसने सबको इंसाफ देने का काम किया है, मैं चाहूंगी कि उनको जो है उनके पैसे के साथ आने वाले दिनों में कोई हेरा फेरी नहीं हो जाए। आखिरी सवाल, अखंड कांग्रेस की बात हो रही है जहां पर टीएमसी मर्ज होकर कांग्रेस में आएगी, यहाँ पर शरद पवार की जो एनसीपी है वो मर्ज होकर कांग्रेस में आने की। देखिए ये बातें जब आएगी सामने तब बात करेंगे। राइट नाउ तो मुझे, हम दिल्ली में सब इस बारे बात होगी, हम तो छोटे लीडर है, कार्यकर्ता है भाई, लेकिन ये बड़े लेवल पे बात होगी। हम तो यही चाहेंगे कि देखिए ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई लोकशाही की है, और ये लड़ाई लोगों की लड़ाई है, लोगों के विषय लेके जाने वाली लड़ाई है। और मैं चाहूंगी कि इसमें सब लोग साथ में मिलकर लड़े, और एक दिल से लड़े और एक मन से लड़े। ये आजकल की राजनीति के लिए हम लोग, राजनीति में सब लोग जब आए थे तो ये राजनीति सोच के हम लोग नहीं आएंगे थे कि इस तरह की राजनीति आने वाले दिनों में होगी जब लोक प्रतिनिधि की कीमत लगेगी। लोक प्रतिनिधि की कीमत नहीं होती, लोक प्रतिनिधि लाखों लोगों में से चुन के आता है और उसको करोड़ों लोग दिल से चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जिसकी कीमत लगाने का काम ये सरकार कर रही है वो गलत चीज हो रही है। मैं बिल्कुल उनको, अरे हमारा नेता है, आज तो अभी थोड़ा देर पहले हम अंदर जन्मदिन मना के आए यूथ कांग्रेस के साथ, महिला और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। वो इसी तरह से काम करते रहे, निडरता से काम करते रहे, लोगों के सवालों के ऊपर काम करते रहे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जेंजी हो, चाहे वो हमारी महिला बहनें हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो अलग अलग समाज के लोग हो, इन सब को जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने शुरू किया था, और इन सब की आवाज बन के संसद में से लेकर सड़क तक काम कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करती हूँ उनके आने वाले कार्यकाल में और अच्छा काम होगा, जनता के प्रश्न उठाए जाएंगे, लोगों को न्याय दिया जाएगा, और डरो मत, ये जो नारा उन्हें, हाँ, और हम लोग जरूर आएंगे। ये बात कभी हम लोग, मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आखिर में जनता सबसे ऊपर है, और मैं चाहती हूँ कि जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही सबसे बड़ा जननायक होगा। तो मैं राहुल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।